नमस्ते जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इग्नू MAG7 से एक इम्पॉर्टेंट नॉवल जो कि है क्लियर लाइट ऑफ डे, जिसे लिखा है अनीता देसाई ने। एंड ये जो नॉवल है ये पब्लिश हुई थी 1980 में। एंड इस नॉवल की सेटिंग है ओल्ड दिल्ली में। एंड ये नॉवल एक इंडियन फैमिली की स्टोरी को डिपिक्ट करती है। एंड इस इंडियन फैमिली का नाम है दास फैमिली। एंड इस नॉवल में बताया गया है इस फैमिली के पार्टीशन के बाद इस फैमिली की जो टेंशन्स है उसको इस नॉवल में डिस्क्राइब किया गया है। एंड अनीता देसाई ने अपनी इस वर्क क्लियर लाइट ऑफ डे को अपना ऑटोबायोग्राफिकल वर्क कंसीडर किया है। एंड 1980 में क्लियर लाइट ऑफ डे ये जो नॉवल है ये शॉर्ट लिस्टेड हुई थी मैन बुकर प्राइज के लिए, लेकिन ये जीत नहीं पाई थी। ओके, तो इस नॉवल को डिटेल में डिस्कस करेंगे हम बाद में। पहले थोड़ा सा राइटर अनीता देसाई जी के बारे में जान लेते हैं। ओके, तो अनीता देसाई एक फेमस इंडियन नॉवलिस्ट हैं जिनका जन्म हुआ था 24 जून 1937 में मसूरी में। तो इनके जो फेमस वर्क हैं उनको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले है द जिगजैग वे, उसके बाद है फास्टिंग फीस्टिंग, नेक्स्ट है इन कस्टडी, उसके बाद है द विलेज बाय द सी, एंड लास्ट है क्लियर लाइट ऑफ डे, जो कि हमारा आज का टॉपिक भी है जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। एंड इसके अलावा अनीता देसाई को कुछ फेमस अवार्ड्स भी मिले हैं, उनको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले है 1978 में इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है। एंड ये जो है 3 बार शॉर्ट लिस्टेड हुई हैं बुकर प्राइज के लिए। एंड 2007 में इनको साहित्य अकेडमी फेलोशिप मिली है। एंड 2014 में इनको पद्म भूषण मिला है। तो ये था हमारी राइटर अनीता देसाई के बारे में। तो अब हम डिस्कस करेंगे क्लियर लाइट ऑफ डे, जो कि हमारी नॉवल है उसको। ओके, तो इस नॉवल की समरी डिस्कस करने से पहले हम इसके मेन कैरेक्टर्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले है विमला, जिसे बिम भी कहा जाता है। एंड ये इस नॉवल की मेन प्रोटैगनिस्ट है। एंड सेकंड है राजा, जो कि बिम का छोटा भाई है। थर्ड है तारा, जो कि सेकंड यंगेस्ट सिस्टर होती है बिम की। एंड फोर्थ है बाबा, ये सबसे छोटा बच्चा है दास हाउस होल्ड का। ये चारों के चारों बच्चे जो हैं वो भाई बहन हैं। इनमें से सबसे बड़ी है विमला, उससे छोटा है राजा, उससे छोटी है तारा, एंड सबसे छोटा है बाबा। तो ये सब चारों जो है भाई बहन है। एंड उसके बाद हमारा जो लास्ट करेक्टर है वो है मीरा मौसी। ये रिलेटिव होती है दास पेरेंट्स की, यानी कि 4 बच्चे हैं इनके पेरेंट्स की ये रिलेटिव होती है मीरा मौसी। ओके, तो बारी बारी से इन सभी करेक्टर्स को मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देती हूँ, ताकि जब मैं आपको समरी बताऊँ तो आपको करेक्टर्स को लेकर बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो। ओके, तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे हमारा फर्स्ट करेक्टर विमला, जिसको विम भी कहा जाता है, जो कि हमारी मेन प्रोटैगनिस्ट है। तो विमला जो है वो दास फैमिली में सबसे बड़ी लड़की होती है। एंड ये एक हिस्ट्री टीचर होती है। एंड ये काफ़ी इंडिपेंडेंट एंड सेल्फ डिपेंडेंट रहने वाली लड़की होती है। विमला जो है वो अपने छोटे भाई, यानी कि जो हैंडीकैप्ड इसका ब्रदर है बाबा, उसकी टेक केयर करती है। एंड जब भीम की आंटी की डेथ हो जाती है, यानी कि मीरा मौसी की डेथ हो जाती है, तो पूरे घर की जो जिम्मेदारियां हैं वो भीम ही संभालती है। बिकॉज बिमला की जो सिस्टर तारा है वो अब्रॉड चली जाती है। एंड इसका जो भाई राजा है वो भी हैदराबाद शिफ्ट हो जाता है। एंड ये थ्रू आउट नॉवल जो है अनमैरिड ही रहती है ड्यू टू हर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ओके, तो हमारा अगला कैरेक्टर है राजा, जो कि भीम का छोटा भाई है। जब ये दोनों छोटे थे, यानी कि भीम एंड राजा छोटे हुआ करते थे, तो ये दोनों काफ़ी ज़्यादा क्लोज थे। राजा इंटेलिजेंट रोमांटिक किस्म का इंसान है जिसको उर्दू पोइट्री में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है। राजा बाद में हैदराबाद शिफ्ट हो जाता है। एंड ये अपनी सिस्टर विमला एंड अपने हैंडीकैप्ड भाई बाबा को अकेला छोड़कर चला जाता है। तो राजा एक इररिस्पॉन्सिबल एंड एरोगेंट पर्सन भी है, जो एक मुस्लिम यानी कि हैबर अली की डॉटर से मैरिज करता है। अगला कैरेक्टर है तारा। तारा जो है वो 3rd नंबर की चाइल्ड होती है दास चिल्ड्रन में। ये काफ़ी ज़्यादा स्वीट प्रिटी गर्ल होती है जिसको एजुकेशन लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसको एजुकेशन में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता है। इसका सिर्फ एक ही एम्बिशन होता है कि इसको शादी करनी है और माँ बनना है। एंड बाद में ये मतलब बकुल से मैरिज करके अब्रॉड भी शिफ्ट हो जाती है। ओके, तो हमारा जो अगला कैरेक्टर है वो है बाबा। बाबा जो है वो दास हाउस होल्ड में सबसे छोटा बेटा होता है। मतलब कि इन तीनों से छोटा होता है। ये जो बाबा है सबसे छोटा होता है। तो जो बाबा है ये एक तरह का आपका मेंटली रिटायर्ड बच्चा होता है, मेंटली अनस्टेबल बच्चा होता है। तो ये टोटली दूसरों पर डिपेंडेंट होता है। एंड तारा एंड राजा के जाने के बाद जो भीम है, यानी कि जो बिमला है, वो ही इसके साथ रहती है एंड वो इसकी टेक केयर करती है। एंड ये जो बाबा है ये पूरा दिन ग्रामोफोन पर सॉन्ग सुनते ही अपना जो मतलब टाइम है वो स्पेंड करता है। ओके, तो हमारा जो लास्ट कैरेक्टर है वो है मीरा मौसी। मीरा मौसी जो है वो दास पेरेंट्स की रिलेटिव होती है। एंड ये दास चिल्ड्रन की टेक केयर करने के लिए दास फैमिली के पास दिल्ली में शिफ्ट हुई होती है। ये एक विडो होती है। एंड ये जो मीरा है ये पर्सनली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसेस से गुजरी होती है। इसको काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, बिकॉज इसके पास में कुछ ऐसी चीज़ें हुई होती हैं जिसकी वजह से ये मेंटली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहती है। तो ये मतलब अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए अल्कोहल पीती है। एंड अपनी इसी अल्कोहलिक हैबिट की वजह से एक दिन मीरा मौसी की डेथ भी हो जाती है।
तो ये थी कैरेक्टर्स की डिटेल। तो अब हम डिस्कस करेंगे क्लियर लाइट ऑफ डे की समरी। ओके, तो अनीता देसाई की जो नॉवल है ये 1980 में ओल्ड दिल्ली की एक फैमिली के कॉम्प्लेक्स रिलेशन को डिपिक्ट करती है। एंड इस नॉवल के 4 पार्ट्स हैं एंड इन पार्ट्स के कोई टाइटल भी नहीं है एंड ना ही ये सीक्वेंस में हैं। तो देख लेते हैं वो 4 पार्ट्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले है फर्स्ट पार्ट कंसर्न विद प्रेजेंट ऑफ दास फैमिली, यानी कि 1980 में दास फैमिली के प्रेजेंट की स्टोरी जो है हमारे फर्स्ट पार्ट में है। एंड उसके बाद सेकंड पार्ट टेक अस बैक इन समर ऑफ 1947, ये हमें थोड़े से पास्ट में, इसमें जो मतलब कि दास फैमिली का पास्ट है जो जब 1947 के दौरान का। तो नेक्स्ट है थर्ड पार्ट टेक अस बैक इवन फर्दर इन चाइल्डहुड ऑफ दास चिल्ड्रन। तो इसमें जो दास चिल्ड्रन हैं, जो कि 4 बच्चे हैं दास फैमिली में, उनके चाइल्डहुड को बताया गया है। ये और भी ज़्यादा पास में है, जैसे कि ये भी आपका पास में है लेकिन ये उससे भी ज़्यादा पास में इनकी चाइल्डहुड की स्टोरी इसमें है थर्ड पार्ट में। उसके बाद हमारा फोर्थ पार्ट जो है हमारा फिर से प्रेजेंट दिखाता है जो दास फैमिली के जो बच्चे हैं उनका। तो 1980 के दौरान का जो हमारा फर्स्ट पार्ट एंड जो फोर्थ पार्ट है वो हमारा प्रेजेंट में है। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट वाइज समरी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हमारा फर्स्ट पार्ट जिसमें दास फैमिली के प्रेजेंट को बताया गया है। ओके, तो फर्स्ट पार्ट में दास फैमिली के जो बच्चे हैं वो बड़े हो चुके हैं एंड वो सेपरेट हो चुके हैं। तो ओपनिंग चैप्टर में बताया गया है कि तारा अपने हस्बैंड बकुल के साथ अब्रॉड से दिल्ली वापस आई होती है एंड ये वॉशिंगटन से दिल्ली के लिए तारा जो है वो हर 3 साल में एक बार आती है। एंड बकुल जो है वो इंडियन एम्बेसडर है जिस कारण उसे मैक्सिमम टाइम अपनी वाइफ से दूर ट्रिप्स पर रहना पड़ता है। तो तारा जो है वो दिल्ली आकर अपनी बड़ी सिस्टर विमला के पास जाती है जो कि अभी भी फैमिली होम में अपने भाई बाबा के साथ रह रही होती है। जैसा कि मैंने आपको पीछे भी बताया कि जो विमला है वो एक हिस्ट्री टीचर है, तो वो टीचिंग करके ही अपने घर का खर्चा चला रही होती है। तो दोनों सिस्टर्स यानी कि बिम एंड तारा काफ़ी टाइम बाद मिली होती हैं। तो ये दोनों अपने ब्रदर राजा के बारे में बात करती हैं जिसके साथ कभी बिम का काफ़ी क्लोज रिलेशन हुआ करता था। तो दोनों सिस्टर्स जो है वो राजा के बारे में बात करती हैं। तो बिम बताती है कि वो राजा से बहुत ज़्यादा एंग्री है बिकॉज राजा का जो पोइट बनने का सपना था उसने उसको पूरा नहीं किया, बल्कि उसने अपने ही लैंडलॉर्ड की बेटी के साथ जो है पैसों की लालच के में शादी कर ली। तो इसके बाद बिमला जो है वो तारा को एक लेटर दिखाती है जिसमें राजा ने उस घर का रेंट बढ़ाने की बात की होती है जिसमें बिम रहती है। बिकॉज राजा ने लैंडलॉर्ड की बेटी से शादी की थी तो अब जो मैक्सिमम प्रॉपर्टी थी वो राजा की थी एंड जिस घर में बिमला रेंट पर रह रही है उसका मालिक भी राजा ही होता है। तो इसलिए उसने अपने ही सिस्टर बिमला के लिए रेंट बढ़ाने का जो मैसेज है वो लेटर के थ्रू दिया था। एंड जब तारा ये लेटर देखती है तो वो शॉक्ड रहती है कि कैसे राजा अपनी ही बड़ी सिस्टर बिमला से रेंट ले सकता है। एंड विम जो है वो बताती है कि वो राजा की इस हरकत के लिए उसको कभी भी माफ़ नहीं कर सकती है। एंड अब कुछ ही दिनों में राजा की जो डॉटर है उसकी मैरिज भी होती है। तो विम यहाँ पर मना कर देती है कि वो उसकी डॉटर की मैरिज को भी अटेंड नहीं करेगी। तो यहाँ पर हमारा ये जो फर्स्ट पार्ट है इसकी समरी खत्म होती है। तो अब हम डिस्कस करेंगे हमारा सेकेंड पार्ट। तो इसमें हम इंडिया की पार्टीशन ईरा के दौरान दास चिल्ड्रन के एडोलेसेंस पीरियड के बारे में जानेंगे। बिकॉज आपको पता है कि फर्स्ट पार्ट में हमने प्रेजेंट जाना, प्रेजेंट की जो स्टोरी थी वो हमने यहाँ पर देखी। एंड अब हम थोड़ा सा बैक जाएंगे 1947 तक जाएंगे। ऐसे ऊपर फर्स्ट पार्ट जो था वो आपका 1980s का था, अब हम 1947 की स्टोरी जानेंगे। तो इस पार्ट में अब हमारी जो स्टोरी है वो पास्ट में शिफ्ट हो रही है। ओके, तो इस दौरान 1947 में इंडिया को इंडिपेंडेंस तो मिली ही मिली लेकिन इंडिया एंड पाकिस्तान 2 देश भी बने थे। तो इस दौरान असम, बंगाल एंड पंजाब जो है वो हिंदू एंड मुस्लिम मेजोरिटी के अकॉर्डिंग जो है डिवाइड हुए थे। एंड 14 मिलियन से ज़्यादा लोग रिलीजन के बेसिस पर सेपरेट हुए थे। एंड 1947 में इस दौरान हिंदू एंड मुस्लिम कम्युनिटी के बीच में टेंशंस काफ़ी बड़ी थी एंड हर जगह सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे। तो जो वायलेंस थी वो हर जगह देश में फैली हुई थी। तो इस पार्ट में बताया गया है कि इस इंडियन पार्टीशन के दौरान यानी कि 1947 में भीम एंड राजा जो थे वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज हुआ करते थे। एंड राजा का इंटरेस्ट डे बाय डे उर्दू में बढ़ता जा रहा था जिस कारण राजा उसके ही मुस्लिम लैंडलॉर्ड हैबर अली साहब की ओर अट्रैक्ट हुआ। बिकॉज हैबर अली जो था वो मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब उर्दू में पोइट्रीज लिखा करता था। तो ये हैबर अली से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। तो एक दिन हैबर अली जो है वो राजा को उसके घर में बुलाता है एंड ये राजा को अपनी उर्दू की पोइट्रीज की कलेक्शन को पढ़ने को देता है। तो राजा उर्दू से इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ कि उसने डिसाइड किया कि वो हिंदी की जगह अब उर्दू लैंग्वेज ही पढ़ेगा।
हालांकि जो दास फैमिली है वो राजा के इस डिसीजन के अगेंस्ट होती है, बिकॉज राजा की जो फैमिली है वो नहीं चाहती थी कि वो अपनी हिंदी लैंग्वेज को छोड़कर मुसलमानों की जो उर्दू लैंग्वेज है उसको पढ़े, बिकॉज उस टाइम पे ऐसा माना जाता था कि जो हिंदी लैंग्वेज है वो हिंदुओं की लैंग्वेज है, जो उर्दू लैंग्वेज है वो मुसलमानों की लैंग्वेज है। तो इसलिए दास फैमिली जो है वो राजा की इस डिसीजन के बिल्कुल अगेंस्ट थी। तो आगे इस पार्ट में बताया गया है, यानी कि सेकेंड पार्ट में बताया गया है कि दास चिल्ड्रन की जो मदर है उनकी इलनेस के कारण डेथ हो जाती है, एंड उसके कुछ टाइम बाद ही उनके फादर का भी एक्सीडेंट हो जाता है, उनके फादर की भी डेथ हो जाती है। तो इससे जो दास चिल्ड्रन हैं जो कि ऑर्फन हो चुके हैं, अनाथ हो चुके हैं, उन्हें अपने पेरेंट्स की इस डेथ का कोई ज़्यादा अफेक्ट नहीं पड़ा होता है, बिकॉज उनके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने कभी भी उनको लव नहीं दिया, अफेक्शन नहीं दिया, उनकी और अटेंशन नहीं दिया। तो इस कारण जो बच्चे थे वो अपने पेरेंट्स के साथ उतना ज़्यादा अटैच नहीं थे, बिकॉज इनके जो पेरेंट्स थे, जो दास चिल्ड्रन के जो पेरेंट्स थे, वो मैक्सिमम टाइम अपने जो नाइट आउट्स पे रहते थे, ये मैक्सिमम टाइम अपना जो टाइम था वो बार वगैरह में स्पेंड करते थे। तो दास चिल्ड्रन जो थे वो उनकी मदर के अंडर जो है, उनकी फादर की देखभाल के अंडर मतलब बड़े नहीं हुए थे। दूसरी ओर जो दास चिल्ड्रन है उनकी देखभाल एज मदर बचपन से ही उनकी आंट यानी कि मीरा मौसी ने की थी, जिनकी भी अब डेथ हो चुकी है, बिकॉज वो अल्कोहलिक थी एंड वो अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए शराब पिया करती थी, एंड ऐसे ही अल्कोहल की ओवर कंजप्शन की वजह से दास चिल्ड्रन की जो आंट है उनकी भी डेथ हो चुकी है। फिर कुछ दिनों बाद राजा को टीबी यानी कि ट्यूबरोक्लोसिस हो गया था, तो उस दौरान विमला ने ही अपने बीमार भाई की देखभाल की थी। हालांकि जो तारा है वो राजा पर उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी, बिकॉज इसका जो मैक्सिमम टाइम होता था ये मिश्राज के घर पर ही बिताया करती थी, एंड वहीं पर तारा की मुलाकात बकुल से हुई थी एंड तारा उससे प्यार में पड़ गई थी। हालांकि जो बीम है वो बकुल के अगेंस्ट थी, बिकॉज वो बकुल को मतलब एरोगेंट सा पर्सन मानती थी, एंड जो बकुल है वो भी ऐसे ही सोचता था कि जो बीम है वो काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट सिस्टर है। लेकिन जो तारा है वो बिमला की एडवाइस को इग्नोर करती है, एंड बिमला के अगेंस्ट जाकर जो तारा है वो बकुल के साथ शादी कर फिर अब्रॉड शिफ्ट हो जाती है। तो कुछ दिनों बाद जो राजा है वो भी रिकवर हो जाता है एंड वो फाइनली अपने मुस्लिम लैंडलॉर्ड हैबर अली को ज्वाइन करता है, एंड वो दिल्ली में चले उस टाइम जो रिलीजन टेंशन थी उनसे बचने के लिए हैदराबाद में शिफ्ट हो जाता है, एंड अपनी सिस्टर बिमला एंड जो बाबा है उनको अकेला छोड़कर चला जाता है। मतलब कि घर पर अब ये दो ही रहते हैं, बिकॉज राजा तो हैदराबाद चला गया एंड तारा भी मतलब कि मैरिज करके अब्रॉड शिफ्ट हो गई, तो जो बिमला है वही अपने हैंडीकैप्ड भाई बाबा की अब टेक केयर करती है। तो ये थी हमारी सेकंड पार्ट की समरी। तो अब हम डिस्कस करेंगे हमारा थर्ड सेक्शन। तो इस पार्ट में जो स्टोरी है वो अभी भी पास्ट में ही है, लेकिन अब जो आपकी स्टोरी है वो और भी ज़्यादा मतलब पास्ट में जा चुकी है। तो यहाँ पर हम जो दास चिल्ड्रन है उनकी चाइल्डहुड के बारे में जानेंगे। तो इस पार्ट में दास चिल्ड्रन के बचपन की डिटेल बताई गई है। तो इस पार्ट में बताया गया है कि जो बिमला, राजा एंड तारा, जो आपके जो तीनों भाई बहन है, बिमला, राजा एंड तारा, ये तीनों जो है वो अपनी मदर के फोर्थ बेबी का इंतजार कर रहे हैं, बिकॉज उनकी मदर जो है वो अपने फोर्थ चाइल्ड को बर्थ देने वाली है, यानी कि जो बाबा है उसका जन्म होने वाला है। तो क्या होता है, बाबा तो पैदा चाहता है, तो कुछ टाइम बाद पेरेंट्स को रियलाइज होता है कि जो बाबा है वो नॉर्मल नहीं है, वो मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड है। तो जो दास पेरेंट्स हैं उनको इसकी टेंशन हो जाती है, बिकॉज वो खुद तो अपने बच्चों को संभालते नहीं थे। तो वो क्या करते हैं, मीरा मौसी को बुलाते हैं ताकि वो बाबा एंड अदर जो बच्चे हैं उनकी देखभाल कर सके। तो मीरा मौसी जो थी वो भी यंग एज में विधवा हो गई थी, तो अपने पति की डेथ के बाद जो आंट मीरा है उनके साथ काफ़ी ज़्यादा क्रूर बिहेवियर किया गया था रिलेटिव्स के द्वारा। तो आंट मीरा जो थी वो भी काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ों से गुजर रही थी, तो इसीलिए आंट मीरा ने भी ये प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया, बिकॉज वो भी अपने उस घर में मतलब अपने ससुराल में खुश नहीं थी। तो ये मतलब दास चिल्ड्रन की देखभाल करने के लिए दिल्ली में शिफ्ट हो जाती हैं। तो जैसा कि इस थर्ड पार्ट में दास चिल्ड्रन के बचपन को बताया गया है, तो इससे हमें पता चलता है कि यंग विमला यानी कि जब विमला छोटी हुआ करती थी तो विमला अपनी क्लास की टॉपर हुआ करती थी, एंड उसे राजा की पोइट्री सुनना काफ़ी ज़्यादा पसंद था। एंड बचपन में राजा एंड भीम का जो रिलेशन था काफ़ी ज़्यादा क्लोज था, एंड ये दोनों मिलकर अपनी सिस्टर तारा को चिढ़ाया करते थे। तो ये दोनों तारा को ये कहकर इरिटेट करते थे कि वो सिर्फ किसी दिन माँ बनने के लिए सपने देखती रहती है। तो तारा जो है वो इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा चिढ़ती थी जब ये छोटी थी। तो ये थी हमारे थर्ड पार्ट की समरी। तो अब हम डिस्कस करेंगे हमारा फोर्थ पार्ट, जिसमें हमें दास चिल्ड्रन की जो प्रेजेंट है 1980s का वो फिर से कंटिन्यू होगा, बिकॉज फर्स्ट पार्ट में आपका हाफ जो स्टोरी है प्रेजेंट की वो फर्स्ट पार्ट में हो चुकी है, एंड उससे आगे का जो स्टोरी है प्रेजेंट की वो अब हमें फोर्थ पार्ट से पता चलेगी। ओके, तो फोर्थ सेक्शन में स्टोरी अगेन अब आपको जैसे कि कहा मैंने प्रेजेंट में शिफ्ट होती है।
तो जैसा कि हमने फर्स्ट पार्ट में जाना था कि जो तारा है वो अपनी सिस्टर विम के पास आई है उससे मिलने के लिए दिल्ली। तो यहाँ पर जो तारा है वो विम को सुना रही है एंड उसको बता रही है कि उसको अपने भाई के साथ जो उसके रिलेशन है उनको सुधारना चाहिए, यानी कि उसको राजा को माफ कर देना चाहिए। लेकिन जो विम है वो यहाँ पर नहीं मानती है, बिकॉज राजा ने कभी भी विम की केयर नहीं की एंड ना ही उसने एज ब्रदर उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनको कभी निभाया। इवन वो विम एंड बाबा को अकेला छोड़कर चला गया था एंड वो विम से रेंट तक भी एक्सपेक्ट करता है। तो विम जो है वो यहाँ पर काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड है, बिकॉज वो राजा को माफ करना भी नहीं चाहती है एंड वो कहीं ना कहीं राजा को मिस भी करती है। लेकिन तारा के कंसोल करने पर जो विम है उसको भी कहीं ना कहीं रियलाइज हो जाता है कि आखिरकार राजा उसकी फैमिली ही है एंड विम रियलाइज करती है कि फैमिली में प्यार हो तो सब कड़वाहटें दूर हो जाती हैं। तो लास्ट में जो विम है उसको अपनी नाराजगी से ज्यादा अपनी फैमिली की जो वैल्यू है वो मैटर करती है। तो फिर लास्ट में जब तारा राजा की डॉटर की मैरिज के लिए निकलती है तो विम तारा को कहती है कि वो राजा को उसके साथ जो है लेकर आए वापस। जब वो वापस आए एंड वो राजा को माफ करने के लिए रेडी है। तो लास्ट में जो विम है वो राजा को माफ करने के लिए तैयार हो ही जाती है। तो यहाँ पर इस नॉवल की जो समरी है वो खत्म होती है। तो अब हम डिस्कस करेंगे इस नॉवल की मेन थीम्स। तो देख लेते हैं इस नॉवल के मेन थीम्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले है फैमिली, उसके बाद है फॉरगिवनेस एंड थर्ड है एस्केपिज्म। ओके, तो अब हम बारी बारी से इन तीनों थीम्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हमारा फर्स्ट थीम जो कि है फैमिली। तो जैसा कि हमने स्टोरी के एंड में देखा कि बिम जो है वो टोटली टूट चुकी है, वो हर्ट ब्रोकन है एंड हमें बिम के बिहेवियर से ये क्लियर हुआ कि बॉन्ड ऑफ फैमिली इज ग्रेटर देन एनी अदर थिंग इन दिस वर्ल्ड। मीन्स की दुनिया की हर चीज से बड़ी जो है वो फैमिली बॉन्डिंग होती है, फैमिली होती है। तो स्टोरी से हमें पता चलता है कि बिम के लिए उसकी फैमिली बहुत ज्यादा मैटर करती थी एंड वो जब वो फैमिली के बिना थी वो कितनी ज्यादा पेन में थी। तो उसके लिए मतलब कि अपनी फैमिली के बिना रहना मतलब खुश रहना वो उसके लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो यहाँ पर इस नॉवल के थ्रू जो हमारी राइटर है वो फैमिली की इंपॉर्टेंस को जो है डिपिक्ट करना चाह रही है, व्यूअर्स को बताना चाह रही है कि फैमिली कितनी ज़्यादा ज़रूरी होती है हैप्पीनेस के लिए। तो अब हमारा जो अगला थीम है वो है फॉरगिवनेस। ओके, तो फॉरगिवनेस जो है वो भी इस नॉवल का मेन थीम है एंड नॉवल में विम का एक मेजर स्ट्रगल रहा है अपने ब्रदर को फॉरगिव ना कर पाने का। विम जो है वो लास्ट में इजिली अपने ब्रदर राजा को फॉरगिव नहीं कर पा रही थी। वो मतलब कि एक तरह से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड थी, बिकॉज वो डिपेस्ट कहीं ना कहीं उससे काफ़ी ज़्यादा मतलब कि हर्ट हुई थी। तो राजा के कारण विमला को काफी ज्यादा स्ट्रगल देखना पड़ा, वो काफी ज्यादा दुखी रही, उसको अकेले ही अपने जो ब्रदर बाबा है उसकी टेक केयर करनी पड़ी। तो ये सब चीजें डेमोन्स्ट्रेट करती हैं कि डीपेस्ट हर्ट जो है वो क्लोजेस्ट बॉन्ड से ही मिलता है। जिस इंसान के साथ हमारा ज्यादा क्लोजली बॉन्ड होता है उससे अगर हमें कोई हर्ट अगर वो हमें कर जाए तो हमें काफी ज्यादा वो डीपली हर्ट होता है। तो हालांकि जो लास्ट में विम जो है वो फैमिली को इम्पोर्टेंस जो है देती है एंड वो फैमिली इम्पोर्टेंस को रियलाइज करती है एंड वो फाइनली राजा को मतलब कि उसकी इंसल्ट के लिए उसे माफ कर देती है। बिकॉज राजा ने कहीं ना कहीं इंसल्ट की थी, एक तो उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उसने निभाई नहीं थी, वो बात सेपरेट है। तो सेकंड इसने अपनी ही बहन का रेंट बढ़ाने की बात की थी, तो वो चीज विम को काफी ज्यादा इंसल्टिंग लगी थी। लेकिन लास्ट में जो विम है वो इसको माफ कर देती है। ओके, तो अब हमारा थर्ड थीम है एस्केपिज्म। तो जैसे कि हमने देखा कि दास फैमिली जो है वो अपनी फैमिली सराउंडिंग से भागने की कोशिश क्या करती थी, ये सब इसीलिए होता था बिकॉज दास चिल्ड्रन को उनके पेरेंट्स से प्रॉपर प्यार नहीं मिला, प्रॉपर अटेंशन नहीं मिली। तो इनके घर का जो माहौल था वो ठीक नहीं था, जिस कारण जो राजा है उसका भी जो इंटरेस्ट है वो इस्लामिक कल्चर में बढ़ गया एंड जो हमारी तारा है वो भी अपना मैक्सिमम टाइम जो है मिश्रा सिस्टर्स के साथ बिताती थी, अपने पड़ोसियों के पास ही बिताती थी, जहाँ पर बकुल से उसको प्यार हो जाता है एंड वो फिर शादी करके अब्रॉड शिफ्ट हो जाती है। एंड जो राजा है वो भी इस्लामिक कल्चर को फॉलो करता है एंड बाद में वो भी अपने लैंडलॉर्ड की बेटी के साथ शादी करके हैदराबाद चला जाता है। इवन जो बाबा है वो भी अपनी इमीडिएट सराउंडिंग से बचने की कोशिश करता है एंड वो अनकॉन्शियस होते हुए भी पूरा दिन अपना जो ग्रामोफोन है उसको लेकर उसमें म्यूजिक सुनता रहता है। एंड इस पूरी फैमिली में सिर्फ बिमला ही इकलौती कैरेक्टर थी जो कि फैमिली से बचना नहीं चाहती थी, फैमिली से भागना नहीं चाहती थी, जिसको फैमिली की इंपॉर्टेंस पता थी। तो कहीं ना कहीं एस्केपिज्म का जो थीम है वो इस स्टोरी में इंक्लूड है। ओके, तो यही था नॉवल क्लियर लाइट ऑफ डे के बारे में। आई होप आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगी एंड अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड अभी एमएजी 7 पर और भी वीडियोस आने वाली हैं, अगर आपको वो देखनी है तो आप सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।